पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं, हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है। अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा, ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं, ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ, तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा। हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने। श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था। शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा। शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है।
जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने वो तो गलत है। हाय, देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नई हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी है? लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगी बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता, बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और अब क्या विकास भाई,
अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते। औरतों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लचकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। काली नजर। माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। ओफो, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ, लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना, किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई, किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला, कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था
कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं? ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं? हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा, अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो, मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यह मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर काली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहां खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या आप सुलझ सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे, हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं, मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं?
अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद, सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो। हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया।
अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी। औलाद का मोह। दिलीप और सुधांशु नाम के 2 भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था। साथ में खाना, साथ में घूमना, कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो। हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हो माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया, और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत। बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करें। अरे कैसी बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ, वैसे भाई साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन, सुधांशु और माया, इधर आओ। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं,
लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है। अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी, भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी, वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है। वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे, ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे, तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया।
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद अब हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी। प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का। औरत को दर्द नहीं होता। ये कहानी रिया की है, जो कि एक बड़ी बिजनेस विमेन है। उसको किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं। ये क्या बना रखा है? ये खिलाओगे तुम उनको? माफ करना छोटी मालकिन, मैं फिर से बना देता हूँ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो इन पर इतनी सुबह सुबह? अब क्या कर दिया इन्होंने? मम्मी जी, अभी दोपहर को मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और इनका खाना ऐसा है बेस्वाद। अगर ये खाएंगे तो क्या सोचेंगे? इनको अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। मुझे ऐसे लोग काम पर नहीं चाहिए जिनको ठीक से काम करना नहीं आता। अरे लेकिन बहू, ये बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे निकाल दे? हाँ मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं अच्छे से काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। जल्दी से कोई नया शेफ ढूंढ कर लाओ। अगले दिन ऑफिस में, ये सब क्या है? अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ है? मैम, वो क्या? किसको दिया था मैंने ये काम? उसको अभी मेरे सामने बुलाकर लाओ। जी मैम। मैम, वो सर्वर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। किसके? तुम्हारे या कंप्यूटर के? वो मैम, बात यह है कि जितना वक्त तुम आज मुझे समझाने में जाया कर रहे हो ना, उतना वक्त अगर तुमने कल इस काम को करने में किया होता तो आज ये पूरा हो जाता। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैम प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। ये सब तुमको ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैम मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अभी पूरा करके लाता हूँ। ये जो मौका था, यही तुम्हारा आखिरी मौका था जो तुमने गंवा दिया। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी कंपनी में तुम जैसे कामचोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। शाम को घर पर, मैंने सुना आज तुमने फिर किसी को नौकरी से निकाल दिया। अरे हमारी पॉलिसी है ना, हमारी कंपनी लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रखती है। इमोशन कुछ नहीं होता।
कमजोर होते हैं वो लोग जो ऐसे काम करते हैं। और नौकरी से निकाल दिया तो इसमें कोई नई बात नहीं। जिस तरह घर को साफ करने के लिए गंदगी बाहर फेंकनी पड़ती है, उसी तरह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूजलेस लोगों को कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम लोगों की तुलना गंदगी से कैसे कर सकती हो? जिस स्पीड से तुम लोगों को निकालती हो, मुझे डर है कि किसी दिन कंपनी के सभी लोग ही ना निकल जाए। फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए लोग तरसते हैं। जिनको नौकरी लग जाए वो खुशी से पागल हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी कभी खाली हो ही नहीं सकती। वैसे भी मुझे किसी की इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहू, तेरे स्वभाव को देखकर लगता है कि जरूर खाली होगी। अरे बहू, लोगों को दर्द होता है तो ये क्यों नहीं समझ पाती है? मम्मी जी, आप कब आई? आपको क्यों ऐसा लगता है? दर्द वर्द कुछ नहीं होता। कम से कम मैंने तो इस दर्द नाम की चिड़िया को कभी फील ही नहीं किया। क्योंकि बहू तू दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करती। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं होता बहू। तो मम्मी जी, आप कह रही हैं कि मैं दूसरों के पर्सनल कामों के लिए अपना काम रोक दूं और उनसे उनका दुखड़ा सुनूं? हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? नो वे। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये है कि तू बस एक गलती होने पर लोगों को काम से निकाल देती है। ये भी नहीं सोचती कि अगर उसे काम से निकाल दिया तो उसका घर कैसे चलेगा, वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा। मम्मी जी, आपका मतलब है वो कितनी भी गलती करे मैं उनको माफ कर दूं और वापस ले आऊं? मम्मी जी, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कंपनी नहीं खोलती, कोई धर्मशाला खोलती, ताकि जिसका जब मन करे आए और जब मन करे जाए। माँ का वो मतलब नहीं है। माँ बस इतना बोल रही है कि अगर वो गलती करते हैं तो उनको डांट लिया करो, समझा दिया करो। लेकिन नौकरी से निकालना बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मम्मी जी, आपको भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन मैं इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं चला रही हूँ। ऐसे बहुत देखे मैंने और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कैसे सुधरेंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और आप प्लीज मेरे कामों में दखल मत दीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन अचानक से रिया की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रिया कंपनी की जरूरी मीटिंग छोड़ देती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी ना? मम्मी जी, आप ऐसे समय में मीटिंग की बात कैसे कर सकती हैं? और मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है उसको? डॉक्टर ने क्या कहा? यूं अचानक से बेहोश कैसे हो गई? उसका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसको थोड़ा बुखार भी है। अच्छा हुआ, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मैं तो डर ही गई थी। और बहू, तेरी मीटिंग, उसका क्या हुआ? तुझे तो भारी नुकसान हो गया होगा। होने दीजिए मम्मी जी, मेरे लिए इस वक्त मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसी मीटिंग्स तो फिर आती रहेंगी। लेकिन बहू, कुछ दिनों पहले तुमने ही कहा था कि किसी के निजी काम के लिए तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। तो फिर ये सब क्या है? मम्मी जी, आपको क्या हो गया है? ये किसी का भी निजी काम नहीं है, ये मेरा अपना निजी काम है। वही तो बहू, जब तुम्हारा काम था तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई और तुम चाहती हो कि दूसरों के घरों में कितनी भी परेशानी दिक्कत आ जाए, वो उसको छोड़कर अपने काम को पहली ड्यूटी समझे। लेकिन वही चीज अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम अपनी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ समझती हो, उसके बाद तुम्हारा काम। ये कैसी नाइंसाफी है? उनके साथ तुम करो तो ठीक और वो करे तो गलत। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, मैंने ये बात कभी समझी ही नहीं। अब तो समझ गई ना? अब से उनके साथ कुछ ऐसा मत करना, उनकी भी परेशानी समझने की कोशिश करना। हाँ मम्मी जी, अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद सही कहते हैं लोग, जब तक वही दर्द आप खुद ना झेलो तब तक आप दूसरे के दर्द का अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे ये देखकर अच्छा लगा बेटा कि तुम्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए।
ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ, जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल। और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरूं। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी? अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकाल कर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोलकर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है, अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान,
उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो, जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है, लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है। ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब, एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब? तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तू अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है, और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है। मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया।
कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई। जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या, तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तो फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। एक एक करके करो। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही
उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म, कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहां से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहां आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिए की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है, पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिए की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर, सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जी का जंजाल।
अरे बातें कम काम ज्यादा हैं। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी सुनिए जरा, इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है। उधार की बहू। दिखावा बहुत ही खराब बीमारी है। कहते हैं ना, जिसे दिखावे की बीमारी लग जाती है उसका कहीं कोई गुजारा नहीं है। एक दिन राधा पड़ोसी से कहती है, वो क्या है ना, मेरी बहन आ रही है आज शाम को 2 घंटे के लिए। वो जो आपका सोफा है ना, काला वाला लेदर का वो ज़रा मैं अपने घर में रखवा सकती हूँ क्या? हाँ, पर बहन के लिए हमारे घर का सोफा क्यों? वो क्या है ना, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सोफ़ा मैंने लिया है, तो मुझे क्या पता था कि वो घर ही आ जाएगी। प्लीज़, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भाई सवाल इज्जत का है तो क्या किया जा सकता है। दे देती है पड़ोसन सोफ़ा राधा को, लेकिन सोफ़ा देते वक्त, देखिए राधा जी, ये सोफ़ा मैं आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए दे रही हूँ, लेकिन इसे गंदा ना होने दे। और हाँ, बच्चे बैठे तो संभल कर, ज़रा सी नुकीली चीज़ लगी नहीं तो सोफ़ा ख़त्म। अरे कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? दूसरों की चीज़ों को कैसे संभाला जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ, खैर दिखावे के लिए ही सही सोफ़ा पहुँच जाता है राधा के घर और शाम को आ जाती है बहन। मासी मासी कैसी है आप? वाओ, कितना प्यारा सोफा है। वाओ, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। ये बोलकर बच्चे सोफे पर कूदने लगते हैं कि राधा, अरे नहीं नहीं नहीं, सोफे पर मत कूदो ना बेटा, ना ना ना। राधा की बहन समीरा बोल पड़ती है, वाह दीदी वाह, ये सही है। मेरा बेटा थोड़ी देर खेल भी नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात क्या है ना कि सोफा थोड़ा क्या राधा, कहाँ से आया ये सोफा? क्या बात है दीदी, जीजा जी को बताए बिना सोफ़ा खरीद लिया क्या? वो क्या है ना, मैं जा रही थी धनिया खरीदने, रास्ते में मुझे ये सोफ़ा अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। वाह दीदी, ये तो लाखों का लग रहा है। राधा तो अब अपनी तड़ी में आ जाती है। लाख? लाख क्या अमाउंट है मेरे लिए? अरे कई बार तो मैं चौक तक रिक्शा लेती हूँ और मन कर गया तो फ्लाइट से मनाली मसूरी घूम कर आ जाती हूँ। हाँ। देख रहे हो मेरी दीदी के पास कितना पैसा है? जीजा जी कितना पैसा कमाते हैं कि लेने निकलती है 10 रुपए का धनिया और ले आती है लाख रुपए का सोफा। तभी पीछे से कुछ फटने की आवाज आती है। माँ अरे अरे अरे, क्या हो गया बच्चा? सभी देखते हैं कि बच्चा जमीन पर गिरा होता है और उसके हाथ में सोफे का कपड़ा होता है। बच्चे ने सोफा फाड़ दिया होता है, जिसे देखते ही राधा बौखला जाती है। अरे ये क्या कर दिया? राधा को तो न जाने क्या हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया? फट गया तो दूसरा ले लेना, फिर कभी मिर्ची धनिया लेने निकले तब ले लेना। क्या समीरा, कैसी है तुम्हारी दीदी? इतनी छोटी सी चीज के लिए ऐसे रो रही है जैसे खुद खरीदा सोफा नहीं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए पड़ोसी से मांग लाई हो वो सोफा पटा हो। समीरा
क्या सच्ची? हाँ, वैसे मुझे याद आ रहा है, पड़ोसी के घर थोड़ी देर पहले ही ये सोफा उतारा जा रहा था। वैसे दीदी ये कर सकती है, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन दीदी ये तो मैं थी, आपकी छोटी बहन, मुझसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दे, मैं आपसे किसी का सामान लेकर नहीं आऊंगी। अरे अगली बार की छोड़ो, इस बार का क्या करेंगे? ये सोफा कैसे? जीजा जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मैं सोफा अभी ठीक कर देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी फटा भी था। बस फिर क्या था, समीरा सोफा ठीक कर देती है। सोफा पड़ोसन के घर चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता और राधा कान पकड़ती है कि वो अब से किसी का कुछ भी उधार नहीं लेगी। लेकिन फिर एक दिन राधा की सहेली, यार राधा, कितना वक्त हो गया, हम लोगों ने बात भी नहीं की, कैसी है तू? मैं तो मस्त हूँ, तू बता क्या चल रहा है, कहाँ घूम रही है? अरे कुछ नहीं, बहुत समय हो गया था तो सोचा तुझसे मिलने आओ। तो खाना बना लेना, मैं और मेरी ननद आएंगे खाने पर। और हाँ, मेरी ननद ना बहुत बड़े घर की है, तो थोड़ा स्टेटस देख लेना। हाँ, अरे कैसी बात कर दी, वो तो तू ना भी बोलती ना तो मेरा स्टेटस खुद बोलता। वैसे भी यार मैं बहुत रईस हूँ। हाँ, तूने मेरे सोशल मीडिया नहीं देखे क्या? अब क्या था, राधा के घर उसकी सहेली आ रही थी, तो जो वो दिखावे वाला कीड़ा था ना, फिर से उछाले मारने लगता है। राधा किचन में जाती है जहाँ पर, हाय रे, मेरे पास तो ये सिंपल सा डिनर सेट है। अब कैसे मैं उसे अपना हाई प्रोफाइल वाला स्टेटस दिखाऊंगी? एक काम करती हूँ, वो जो नई पड़ोसन आई है उसके घर से ले आती हूँ, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। राधा पड़ोसन के घर जाती है और देखती है कि सामने ही शोकेस में महंगा वाला डिनर सेट लगा होता है। वो क्या है ना, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं, तो वो नीला वाला डिनर सेट आप मुझे दे सकती हैं प्लीज़? पड़ोसन नई होती है, मोहल्ले में जान पहचान बनाने के लिए बिना ज़्यादा बोले वो डिनर सेट तो दे देती है, लेकिन देते वक्त, आप ले जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ये रोम से आया है, मेरे पति लाए थे, तो लाखों का है ना? लो कर लो बात, वो तो देख कर ही लग रहा है। क्या है ना, मेरे पति भी विदेश का ही सामान घर पर लाते हैं। मेरे पास सेम टू सेम था, पर पुराना हो गया था ना, तो मैंने नौकरानी को दे दिया था। हाय रे, सच्ची? मेरा तो 10 साल हो गया, पर आज भी हाथ कांपते हैं किसी को देते। खैर, डिनर सेट लेकर राधा घर आ जाती है, मेहमानों के सामने प्लेट रखती है तो सहेली की ननद बोल पड़ती है, अरे ये डिनर सेट तो बहुत ही खास लग रहा है, कहाँ से लिया? रोम। रोम से लिया है, लाखों का है। यार सच्ची मानना पड़ेगा, तूने तो बड़ा स्टेटस मेंटेन रखा है, क्यों? तभी ये क्या, एक बार फिर किस्मत खराब, ननद के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? इट्स ओके, होता रहता है यार, डोंट रिएक्ट सो मच, उसे बुरा लग जाएगा ना। अरे लगे बुरा, मुझे क्या है, ये प्लेट तोड़कर खाना कौन खाता है? पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ निकाल पैसे। अरे कैसी बात कर रही है, लाखों रुपया है ना तेरे पास तो। हाँ, तभी बोल रही हूँ कि पैसे निकाल, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। वैसे भी क्या बोल रही थी तू, बहुत पैसे वाली है ना ये, तो बोल लाख रुपए दे, फिर ही जाने दूंगी मैं इसे यहाँ से। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा लाख रुपए, चलो भाभी। सहेली की ननद क्या करती, पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। हाय रे, अब मैं क्या बोलूंगी पड़ोसन को। तभी राधा का बेटा, माँ ये देखो, मैंने वो टूटी प्लेट कैसे फेविक्विक से जोड़ दी, लगी नहीं रहा ना कि ये कभी टूटी भी थी। राधा प्लेट देखकर खुश हो जाती है, वो बच्ची को प्यार करती है और भागकर डिनर सेट पड़ोसन को दे आती है और घर आकर नोट गिनती है। क्या सोचा था, हर कहानी के अंत में सबक ही मिलेगा। ईमानदार मिठाई वाला। एक गांव में महेश नाम का एक हलवाई रहता था।
उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। आसपास के सभी गांव वाले महेश की दुकान से ही मिठाई लेते थे। भाई मजा आ गया, क्या लजीज रबड़ी है। ये लड्डू भी लीजिए, शुद्ध देसी घी के हैं, आज ही बनकर आए हैं। लाओ भाई लाओ, 1 किलो लड्डू भी पैक कर दो। महेश का एक बेटा था रवि। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था। उठ बेटा रवि, आज मेरे साथ दुकान पर चल। मैं वहाँ क्या करूँगा पापा? अरे दुकानदारी सीख बेटा, आगे चलकर ये सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना। मैं वीडियो गेम खेलूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। हे भगवान, इसे थोड़ी अक्ल दे दो। ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा। महेश बड़बड़ाता हुआ दुकान चला जाता है। दुकान पर ओ घसीटाराम, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, जरा पानी तो लाना। जी जी मालिक। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, आज दुकान तू संभाल ले। जैसा आप कहे मालिक। महेश बिस्तर पर लेटा है। आपको बहुत तेज बुखार है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट करनी होगी और ये दवाइयाँ लेनी होगी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? मैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, पर दुकान कौन संभालेगा? आप फिक्र ना कीजिए जी, मैं रवि को समझाकर दुकान भेज दूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए जी। अगले दिन रवि दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए मालिक, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये मेरी दुकान है, मैं जब जी चाहे आऊं। तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो, समझे? जी 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 मालिक, दरअसल लड्डू बनाने हैं तो घी लेने जाना है, 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे लड्डू बनाएंगे तो मुनाफा क्या होगा? पर देसी घी भी तो बहुत महंगा है ना मालिक। क्या जरूरत है देसी घी की? डालडा ले आओ। पर मालिक। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा गया है करो। और क्या क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक। मावा मावा मावा, हाँ। तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? ये रवा है मालिक। एक काम करो, हर 1 किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो। पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक। जितना कहा है करो, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन। क्या बात है रवि बाबू, आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे? अब उनकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई अच्छा। बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आए नहीं तो उनकी मिठाई बड़ी बेस्वाद लग रही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अरे अरे अरे, ये कोई तरीका है ग्राहक से बात करने का? चलो भाई चलो, यहाँ से चलो। अगले दिन। भैया, कल जो मैं लड्डू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा। महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था। 200 रुपये में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? सुबह सुबह मनहूस बातें मत करो। कुछ लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। रवि के इस व्यवहार के चलते 2-4 दिनों में ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा, पर यहाँ तो घाटा हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? लगता है ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। महेश ठीक होकर दुकान लौटता है तो घसीटाराम उसे सब कुछ बताता है। हे भगवान, इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब क्या करेंगे मालिक? कुछ नहीं, सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ बनाओ और मुझे गांव के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवि ने बदतमीजी की। रवि, कल सुबह दुकान पर आ जाना, बहुत जरूरी काम है। मुझे नहीं आना, मैंने 1 हफ्ता दुकान संभाल ली है, अब संभालो आप। दुकान तो तूने जैसे तैसे संभाल ली, पर सीखा कुछ नहीं। कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है। रवि पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले दिन। ये ले, ताजी शुद्ध मिठाइयाँ। मैं इतनी मिठाइयों का क्या करूं? इन्हें उन सब के घर देकर आओ जिनसे तुमने बदतमीजी की,
और साथ में माफी भी मांग लेना। अरे पर मैंने तो सिर्फ उन्हें। बेटा, घर आया मेहमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है। अब तू जल्दी जा और कल से कमाल देखना। रवि उन सभी 4-5 लोगों के यहाँ जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है। अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मान गए महेश बाबू, आपने तो आते ही घर तक मिठाई भिजवा दी। बस मेरे बेटे की गुस्ताखी को माफ कर देना भाई, उसमें अब तक बचपना है। हाँ हाँ, आपके लड्डू के बदले हर चीज की माफी है। भाई आज तो मेरे पड़ोसी भी आपकी उदारता देख के दंग रह गए। इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया। भाई रिश्ते निभाना तो कहीं आपसे सीख है। बस आप लोगों की दया है। अब ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ, 200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है। बहू के हाथ। घर की बहू शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना।
लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शन समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे, ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है। शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहां दूसरी गाड़ियां भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पांव गलती से एक्सेलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी, ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए, पर मैडम जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है। बहू बनी ड्राइवर। मंजित की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसा ना बोल, तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है, अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है, मेरा एक ही बेटा है और वो भी। माँ जी, आप चिंता न करें, जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूंगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले, कैसा रहा काम का पहला दिन। माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है। माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना। हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। मंजित मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है
वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी मंजीत उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजीत शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजीत के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दिया। जितने पैसे हो ले आ, डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजीत अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है, बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी, खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजीत काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज्यादा मिलेंगे, और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है। उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं। मंजीत मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है, और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे 9 रूप तो देवी के होते हैं, फिर बहू? भाई, बहू भी तो लक्ष्मी का रूप है। तो जब बहू के पैर पड़ने से घर में समृद्धि आती है तो और क्या क्या होता है, जरा देखिए। रामलाल और श्यामलाल 2 भाई थे। दोनों बड़े ही प्यार से साथ ही एक ही घर में रहते, लेकिन दोनों की बीवियों का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन रामलाल की बीवी कहती है, अरे रमा, ये क्या कर दिया? सारा कचरा पूरे घर में फैला दिया। माफ करना दीदी, मैंने रखा तो एक ही जगह था, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि उड़ गया। अभी उठा देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो। और एक बात, अब भाई साहब से बोल देना कि 2 रसोई कर ले। पता तो है मेरा बेटा सोहन बड़ा हो गया है, अब लड़की वाले भी आने लगे हैं, तो उसकी शादी हो ही जाएगी इस साल। हाँ हाँ दीदी, मेरा बेटा विहान भी तो बड़ा हो गया है और उसकी भी तो शादी होनी है। ठीक कहती हैं आप। अब हम ऊपर वाले तल्ले पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं विहान के पापा से बात कर लेती हूँ। बात नहीं करना, शिफ्ट होना है, क्योंकि मैं अब साथ नहीं रह सकती। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ना। फिर क्या, हो जाते हैं एक घर के, एक परिवार के 2 टुकड़े और 2 रसोई, दोनों के बेटों की शादी। और फिर शुरू होती है कहानी। अरे, मेरी बहू तो ढेर सारा दहेज लाई है। ये देखो, बड़ा टीवी, एसी, कार और गहने भी।
दीदी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कहाँ आपकी बहू? अब वो सो रही है, थोड़ी रिजर्व टाइप की है ना, अपने ही कमरे में रहती है और ज्यादा बात भी नहीं करती। तभी रमा की बहू की आवाज आती है। माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, रुक। दीदी चलूं क्या? ये लड़की मेरे साथ ही बैठकर खाती है, वैसे भी भूख लगाई है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी श्यामा की बहू बाहर आती है और बाहर की ओर जाने लगती है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? क्या है माँ जी, बिना बात की ठोका मत करो, जा रही हूँ मैं। वैसे भी मेरे पापा ने कार घर में रखने को तो नहीं दी है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, घूमो घूमो। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ लेकर जाया करो, साथ ही घुमा करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे भी मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, कहाँ आपको टांगती फिरूंगी। ये बोलकर श्यामा की बहू निकल जाती है। तभी उसके कान में ऊपर वाले तल्ले से हंसने की आवाज आती है। और ये कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बहू साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। फिर तो मम्मी जी इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। हाँ बहू, सुनने में ही हंसी नहीं रुक रही। तू तो वहां मौजूद थी। तभी दोनों की नजर श्यामा पर पड़ती है। अरे ताई जी आइए ना, आइए। वो उनके पैर छूती है और फिर चाय बनाकर लाती है। श्यामा अकड़ कर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीती, बस हंसने की आवाज आ रही थी तो सोचा बता दूं कि टीवी की आवाज धीमी कर लो। अरे टीवी वो देखो दीदी, धूल खा रहा है, वक्त ही नहीं मिलता देखने का। बहू के साथ वक्त कैसे बीत जाता है, इसकी बातें और किस्से कहानी किसी सीरियल से कम नहीं होते। श्यामा को खुशहाल रमा को देखकर जलन होती है। हाँ हाँ, मैं तो तंग आ जाती हूँ इतनी सारी बातें करके, मुझे तो सुकून पसंद है। ये कहकर श्यामा चली जाती है। अगले दिन रमा अपनी बहू के साथ घर से जा रही होती है कि तभी दरवाजे में श्यामा उन्हें टोकती है। अरे कहाँ जा रही हो दोनों? अरे देखिए ना दीदी, इसे शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा अकेली चली जा, तो कहने लगी मम्मी जी आप घर में अकेले बोर हो जाओगे ना, आप भी चलो हमारे साथ। अरे अब इस उम्र में तू कहाँ घूमेगी? अब देखते हैं दीदी, जहाँ ये लड़की घुमा दे। अब मेरी बहू भी कल गई थी कार चलाकर। हाँ। तभी रमा की बहू कहती है, ताई जी मुझे तो कार चलानी नहीं आती, लेकिन हाँ इस सुहाने मौसम में मम्मी जी को स्कूटी की सैर करा देती हूँ। श्यामा का मुंह बंद हो जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसकी बहू बैठकर अकेली टीवी देख रही होती है। बहू तू भी कुछ बातें किया करना, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने आई हूँ? देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये टीवी मेरे पापा ने दी थी, तो ये टीवी कल तक मेरे कमरे में लग जानी चाहिए, समझिए आप। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। श्यामा सोच लेती है कि वो अब ये सारी बातें अपने बेटे को बताएगी। शाम को उसका बेटा जब घर आता है। अरे देख बेटा, तेरी बीवी सारा दिन अपने कमरे में रहती है, न बात करती है न चित। मैं बूढ़ी सारा दिन भूत की तरह अकेली घूमती रहती हूँ घर में। अरे माँ, मैं क्या बोलूं? मैंने कई बार उसे बोला कि सबके साथ उठा बैठा करो, हंसा बोला करो और मिलकर रहो, लेकिन वो कहती है कि उसका मन ही नहीं करता। अरे क्यों मन नहीं करता है? ऐसा क्या हो गया? माँ तुझे याद है, उसके पिता ने कार देने से मना कर दिया था, कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, साथ ही तेरे सामने हाथ भी जोड़ा था, लेकिन कैसे तूने उसके पिता के साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्हें कहा था कि पैसे नहीं है तो किसी भिखारी से शादी कर दो अपनी बेटी की। हाँ बेटा, तभी तो आज दरवाजे पर इतनी लंबी कार खड़ी है। बस माँ, तो अब तू उस कार से ही बात कर और उससे मन लगा, क्योंकि पिता के आंखों का आंसू आपकी बहू के दिल तक उतर चुका है और आपकी इज्जत उसकी नजर में। अब श्यामा को समझ आता है कि कुछ निर्जीव चीजों से घर भरने से अच्छा है
कि सजीव चीजों से जिंदगी भरी जाए।